हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 33। आप सबको पता है हम फंडामेंटल राइट्स को कवर कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ मैं आपको मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ा रही हूँ, जिसे सतीश चंद्रा जी ने लिखा था, और इससे पहले मैं आर.एस. शर्मा की जो एशियन इंडियन हिस्ट्री थी उसको भी कवर करा चुकी हूँ। अगर आपको सभी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जिसमें हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 33 की। आर्टिकल 33 हमें किसके बारे में बताता है? आर्म फोर्सेस और उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम सबको पता है हमारे लिए बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स बनाए हुए हैं। हमारा जो संविधान है हमें बहुत सारे मूल अधिकार देता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिन पर जो मूल अधिकार है ये पूरी तरह से लागू नहीं होते हैं। इनके लिए उन फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, प्रोहिबिट भी किया जा सकता है। और वो कौन है? वो है आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गिवन है उसको पढ़ते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। यहाँ पार्ट की बात कही गई है, जो हमारा पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, इन देयर एप्लीकेशन पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शेल इन देयर एप्लीकेशन टू। अब इसको समझते हैं हम सिंपल वर्ड्स में। यहाँ पर कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को जो पार्ट 3 में दिए हुए हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है। और वो मॉडिफाई किसके लिए कर सकता है? वो जो आर्म फोर्सेस में जो लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, मतलब वो उनके लिए उन फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है और प्रोहिबिट भी कर सकता है। क्योंकि उन जो वो लोग हैं आर्म फोर्सेस, अगर हम उनको पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स अगर पार्लियामेंट उनको दे देती है और उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन सब पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर जो देश की सिक्योरिटी है, ठीक है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी हो सकती है। तो इसीलिए हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टिव रहे, इसीलिए यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको संविधान ये अधिकार देता है कि वो आर्म फोर्सेस या उस पर जो काम करने वाले जो लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, प्रोहिबिट भी कर सकता है। और ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो 4 यहाँ ग्रुप दिए हुए हैं ABCD, ठीक है, इन चारों पर ही ये आर्टिकल 33 पूरी तरह से लागू होता है। सबसे पहले कौन आते हैं इसके अंदर? द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म फोर्सेस में कौन कौन आ जाएगा? जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सारे ही यहाँ पर सब किसके अंदर आएंगे? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, CISF, CRPF, ठीक है ना, ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और SSB। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे किसके अंदर आएंगे? द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो ऊपर ये जो आपको 4 गिवन है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये किसके अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और जो बाकी आप नीचे देख रहे हो ना, एक सेकेंड, यहाँ पर जो बाकी आप ये देख रहे हो ये सब आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये ऊपर की 4 याद कर लेना, थोड़ा इजी रहेगा। और बाकी सारे ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, सेकेंड ग्रुप है यहाँ पर द मेंबर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो पहले तो ये हो गए जो ये आर्म फोर्सेस वाले जो लोग हैं, ये इंडियन आर्मी में जो काम करते हैं, इंडियन नेवी में काम करते हैं, इनके जो फंडामेंटल राइट्स है पूरी तरह से इनको कभी भी नहीं मिलते हैं, हमेशा रेस्ट्रिक्ट रखते हैं या फिर प्रोहिबिट कर देते हैं। करने का रीज़न ये है कि मान के चलिए कोई ये वॉर पे निकल गए और वहाँ अगर ये लोग सेल्फी लेंगे कि हम वॉर कर रहे हैं, मैंने एक पाकिस्तान की किसी एक को मार दिया, 2 को मार दिया, और फिर उस चीज़ को अगर ये पोस्ट कर देंगे, तो आप समझ सकते हो कि वो चीज़ आगे चल के कितनी बेकार हो सकती है एक उस सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाके। और इससे जो हमारे कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसके साथ भी कहीं ना कहीं क्या होगा, वो चीज़ जो पूरी तरह से हम उसे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम ऐसे छोटी छोटी सब चीज़ों को दिखाएंगे कि हमारा उसके साथ वॉर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए जो आर्म फोर्सेस है इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इनको कभी काफ़ी कंडीशन में इनको प्रोहिबिट भी कर देते हैं। सेकेंड ग्रुप है यहाँ पर द मेंबर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। देखिए यहाँ पर जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की जो ड्यूटी होती है वो होती है पुलिस के। ओके, तो यहाँ पर जो पुलिस है उसके भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या प्रोहिबिट कर दिया जाता है। सपोज कीजिए कहीं पर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ किसी पुलिस वाले को पता है, उसको पता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका मुद्दा सही है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन उसके बाद भी जो ये पुलिस वाले हैं ये इनको सपोर्ट नहीं करेंगे कि ठीक है हम भी धरने पे बैठेंगे तुम्हारे साथ, नहीं, क्योंकि इनकी ड्यूटी है वहाँ पर मेंटेनेंस, मतलब जो पीस है उसको मेंटेन करके रखना, जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके रखना। अगर ये ही इन लोगों के साथ जाके बैठ जाएंगे प्रोटेस्ट करने, तो फिर
सोसाइटी में, ठीक है ना, जो पब्लिक ऑर्डर है, जो हमारे देश की जो सुरक्षा है इंटरनल, ठीक है, उसको कौन मेंटेन करेगा। अब आप इनका काम समझ गए होंगे कि क्यों उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। मेंटेनिंग पीस एंड कंट्रोलिंग इंटरनल इशू, प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीस को मेंटेन करना है, जो बाकी जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, लड़ाई झगड़ों को मैनेज करना है। तो इसीलिए ये लोग पूरी तरह से जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए इनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है इनके फंडामेंटल राइट्स को। अब इसके अंदर आते कौन कौन है, जैसे कि रेलवे पुलिस हो गया, पुलिस जो कमिश्नरेट है वो हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गई, स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो गई, डीजीपी, आईजी, एसएसपी, डीएसपी, ठीक है। तो ये सारे आपके किस पे आ जाएंगे, द मेंबर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब ग्रुप सी देखते हैं। पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी ब्यूरो और अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कोई भी पर्सन अगर वो काम कर रहा है किसी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ठीक है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जो देश के लिए काम करती है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रॉ हो गया, एनटीआरओ हो गया, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआईए हो गया, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एनसीबी, ठीक है, डीआरआई, ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटीआई, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई भी इंसान ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में या इस ब्यूरो में काम कर रहा है तो उसके जो फंडामेंटल राइट है वो भी रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं और प्रोहिबिट किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी किससे जुड़ा हुआ मामला हो गया, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है ये सब भी। अब ग्रुप डी देखते हैं। पर्सन एम्प्लॉयड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर आर्म फोर्सेस। इन तीनों ग्रुप के लिए, ठीक है, आप ये देखो ये तीनों ही ग्रुप है, अगर इन तीनों ग्रुप के लिए कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को सेटअप किया जाता है और इस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो काम करने वाले जो लोग होंगे इनसे अलग, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और प्रोहिबिट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो लोग काम करेंगे, काम तो इन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो उनको यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन पता होगी कि आगे क्या होने वाला है ना, कोई ऑपरेशन चलने वाला है या कुछ और कोई नया स्टेप लिया जाने वाला है। और अगर इन लोगों को भी फंडामेंटल राइट्स दे देंगे पूरी तरह से तो क्या होगा, ये तो पूरी यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर फैला देंगे। तो इसीलिए किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो इन तीनों ग्रुप के अंडर सेटअप किया गया है इनका काम करने के लिए, तो उस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो काम करने वाले लोग हैं उनके भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। समझ गए आप। जैसे कि आर्म फोर्सेस में कोई टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में काम कर रहा है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, पर्सन वर्किंग इन ब्यूरो और इंटेलिजेंस एजेंसी। समझ गए आप। इन तीनों ग्रुप के लिए जो भी काम करेगा इस सिस्टम में रह के उसके भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और किसी कंडीशन में उनको प्रोहिबिट है वो भी कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको बताइए, समझ आ गया होगा। अब है यहाँ पर नॉन कॉम्बिटेंट। अब ये नॉन कॉम्बिटेंट कौन है? देखिए, कोई भी आर्मी होती है, चाहे नेवी हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयर फोर्स हो, वहाँ पर सिर्फ ये तो नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर आर्मी वाले होंगे काम करने के लिए, या कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर बहुत सारे नॉन कॉम्बिटेंट भी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से किसी भी फाइटिंग वगैरह में, मतलब इनका फाइटिंग वगैरह से कोई काम नहीं होता, उसमें ये एंगेज नहीं होते हैं ड्यूरिंग अ वॉर, बट वर्क फॉर आर्म फोर्सेज, लेकिन फिर भी आर्म फोर्सेज के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि बार्बर्स हो गए, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार, टेलर्स। तो ये सब काम किसके लिए कर रहे हैं? आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वॉर वगैरह में शामिल नहीं है। किसी वॉर वगैरह में कभी देखा आपने कि ये लोग भी इंगेज हैं? नहीं। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, लेकिन इनके लिए काम कर रहे हैं, वहीं पर ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट बन जाते हैं इसी आर्म फोर्स का। तो इसीलिए इनके फंडामेंटल राइट्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एब्रोगेटेड बाय पार्लियामेंट लाइक अदर कैटेगरीज। जैसे पार्लियामेंट बाकी सारी कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है, ठीक है, प्रोहिबिट भी कर सकती है। तो वैसे ही जो ये नॉन कॉम्बिटेंट है, इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, क्योंकि रह तो ये भी वही रहे, ये भी बाहर जाके अगर यहाँ की बात बाहर जाके बता सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इन पर भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से लागू की जाती हैं। इसी के चलते जो पार्लियामेंट है उसने बहुत सारे एक्ट पास किए हैं, जिसमें जैसे कि आर्मी एक्ट 1950 हो गया, तो उसमें आर्मी के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, उनसे जुड़े उनके राइट्स के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद एयर फोर्स एक्ट आता है 1950 में। आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल जो एक्ट है वो आता है 1958 में। सॉरी, जो आर्म फोर्स एक्ट है वो 1958 में, जो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट है वो 2007 में, BSF एक्ट 1968 में, CRPF एक्ट 1949, कॉस्ट कार्ड एक्ट 1978, ITBP 1992, नेवी एक्ट 1957,
पुलिस फोर्स एक्ट 1966, एसएसबी एक्ट 2007। तो इस तरह से टाइम पर जो पार्लियामेंट है बहुत सारे चेंजेस के साथ या कुछ अलग से मॉडिफिकेशन के साथ एक्ट्स को लाती रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 33 है, ये आपको समझ आ गया होगा कि इस आर्टिकल 33 में यही कहा गया है कि जो लोग देश की सुरक्षा से जुड़े हुए डिपार्टमेंट में काम करते हैं या उन्हें यहाँ पर सोसाइटी को या कंट्री के जो इंटरनल इशू को सॉल्व करना होता है, जैसे कि पुलिस वगैरह हो गई, तो उनके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है और प्रोहिबिट भी किया जा सकता है देश की सुरक्षा को देखते हुए। क्योंकि अगर वही लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का पूरी तरह से यूज़ करेंगे तो देश की जो सिक्योरिटी है उसका क्या होगा। पुलिस वाले ही अगर प्रोटेस्ट करने बैठ जाएंगे तो यहाँ इंटरनल इशूज़ को कौन हैंडल करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 33 था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल 34 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मार्शल लॉ के बारे में। ठीक है, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको जो लेक्चर है पूरी तरह से समझ आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत ही ईजिली मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। बाकी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।